हेलो फ्रेंड्स, अनबोरिंग एकेडमी पे स्वागत है। तो बेटा, हम लोग ने इससे पहले देखा कि वेद में किस तरीके से चारों वेद का अलग अलग जो है डिस्क्रिप्शन देखा। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो बाकी जो 6 वेदांगा है और जो बाकी वैदिक लिटरेचर्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, तो लिटरेचर वैदिक टाइम पे लिटरेचर जो है वैदिक लिटरेचर किस तरीके का हुआ, कितने कितने तरीके। एक हुआ स्मृति, स्मृति ऐसा हुआ रिमेम्बरेंस, यानी कि कंप्राइज, जो इस तरीके की किताबें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गई याद करने के हिसाब से, कहीं लिखा हुआ नहीं था। तो वेद को क्या कहते हैं? स्मृति है इस टाइप का। ठीक है, वेद जो होता है ना स्मृति है, बेस्ड ऑन द बेसिस, इट वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी। ठीक है, वेदांगा, स्मृति एंड महाकाव्य। महाकाव्य जैसे कि रामायण और महाभारत, पुराण और उपवेद, ठीक है, और धर्मशास्त्र। ठीक है, इस तरीके से 6 वेदांगा और थे इसके साथ में शिक्षा, कल्पा, सूत्रा, व्याकरण, निरुक्ता। ठीक है, निरुक्ता जो होता है इसका मतलब हुआ इज अ कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट वैदिक वर्ड्स, जिसको कहते हैं ना डिक्शनरी। दुनिया की, जैसे मान लो कि अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे पुरानी डिक्शनरी कौन सी थी, तो आप आंसर दोगे निरुक्ता। ठीक है, सबसे पुराना व्याकरण वाला शास्त्र कौन था? तो व्याकरण। ठीक है, ग्रामर शास्त्र, अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद क्या है? कल्पसूत्रा। कल्पसूत्रा में रिचुअल्स थे। रिचुअल्स यानी कि किस तरीके से आप अग्नि दोगे, किस तरीके से यज्ञ बनाओगे, आप वध वो करने जाओगे, बलि देने जाओगे तो किस तरीके से बलि वगैरह दोगे। शिक्षा यानी फोनेटिक्स जैसे इंग्लिश में होता है ना फोनेटिक्स, उसमें हिंदी वर्जन उसको शिक्षा उसको कहते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद 2 टेक्स्ट और थे। ज्योतिषा जो है एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपका बात करता है, और चंदना, छंद होता है ना, पिंगल ने इसको लिखा हुआ था। इसके अलावा 6 स्मृतियां थी। आपने बहुत बार सुना होगा नाम ना, मनुस्मृति। ये किस टाइम की है? प्री गुप्ता पीरियड की है। ठीक है, मनुस्मृति का जो टाइमिंग है ये प्री गुप्ता पीरियड का है, और ये वैदिक लिटरेचर का ही हिस्सा माना जाएगा। इट इज द ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट। ठीक है, कमेंटेटर्स किसने जो है मनुस्मृति लिखी हुई है? विश्वरूपा, मेघतीते और गोविंदराज कुलक भट्ट। ठीक है, इतना सारा डिटेल में याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये तो समझ लो मैंने एक तरीके से नोट के तौर पे आपको दे दिया है कि आप पढ़ सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इस तरीके इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और 2 महाकाव्य थे बेसिकली, मेन जो है 2 महाकाव्य रहे। कौन कौन से? रामायण और महाभारत। ठीक है, तो रामायण इज ऑल्सो नोन एज आदि काव्य। रामायण को क्या कहते हैं? आदि काव्य भी कहते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पुराना इपिक महाकाव्य जो है दुनिया का। रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य है। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 24,000 श्लोक है रामायण में। ठीक है, जबकि शुरुआत में जब था 6,000 से 12,000 श्लोक थे, धीरे धीरे करके और श्लोक जुड़ते चले गए। ठीक है, इन 7 खंड है। पहला और 7वां खंड वे द लेटेस्ट एडिशन, पहला और 7वां जो है बिल्कुल नया एडिशन है। और महाभारत भी जो है एक तरीके का इपिक है, महाकाव्य है, जिसको लिखा वेद व्यास ने। लॉन्गेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड है, ये लॉन्गेस्ट है। ये रामायण इज द ओल्डेस्ट एंड महाभारत इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है, क्या पूछे कि लॉन्गेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो महाभारत इज द लॉन्गेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 1,00,000 श्लोक है। बताओ, रामायण में 24,000 है तो इसमें 1,00,000 श्लोक है। बहुत कुछ लिखा हुआ, बहुत लोग की कहानियां लिखी हुई हैं। ठीक है, इसमें डेट इज द वर्सेस ओरिजिनली 8800 ही वर्सेस थे, जय संहिता के नाम से था। उसके बाद 24,000 और जुड़े। ठीक है, चतुर्विंशति के नाम से। ठीक है, इसी तरीके से जुड़ते चले गए और बाद में 1,00,000 हो गया। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है ना जो आप मतलब यू कैन हैव इट। ठीक है, इसका कहीं इस्तेमाल नहीं आएगा बहुत ज़्यादा, यू विल नॉट नीड इट, यू जस्ट हैव इट। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो चार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे क्या आएगा क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा कि जैसे मान लो ये चारों दे दिया और इसके सामने ये दे दिया, लेकिन ऊपर नीचे करके दे दिया। आपको क्या करना है? मैच द कॉलम करना है। आपको क्या करना है? मैच द कॉलम करना है।
इसलिए याद करना होता है, याद करना जरूरी है। जैसे आयुर्वेद इज मेडिसिन, और आयुर्वेद की बात किस में हुई है? ऋग्वेद में। एसोसिएट वेद इज अ ऋग्वेद। गांधर्व वेद इज म्यूजिक। म्यूजिक कौन सा जुड़ा हुआ है? सामवेद से जुड़ा है। धनुर्वेद इज आर्चरी, धनुर यानी धनुष, और ये किससे जुड़ा हुआ है? यजुर्वेद से, यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और शिल्पवेद, शिल्पवेद और अथर्ववेद इज द साइंस ऑफ क्राफ्ट एंड वेल्थ, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है? अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पुराण के बारे में भी आप देख सकते हो, पुराण के बारे में लिखा हुआ है। पुराण मीन्स ओल्ड, पुराने टेक्स्ट थे, 18 फेमस पुराण हैं। मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, 4 पुराण का नाम दे दिया, आप पूछ लेगा कि विच इज द ओल्डेस्ट पुराण ऑफ द वर्ल्ड, आपका आंसर होगा मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुराण ऑफ द वर्ल्ड। अदर इंपॉर्टेंट पुराण आर भागवता, विष्णु, वायु एंड ब्रह्मांडा, ठीक है। दिस डिस्क्राइब द जीनियोलॉजी ऑफ वेरियस रॉयल डायनेस्टीज, यानी कि पुराण में से बेसिकली क्या होता था, जो पुरानी डायनेस्टीज थी, राजा और राजा के जो वंशज थे, उनके बारे में इस पुराण में उनकी डायनेस्टीज के बारे में व्याख्या होती थी। उपवेद, उपवेद क्या होता है? ऑक्सिलरी वेद। उपवेद आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वेद। दे आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद वेद। वेद ऐसे वो ये देखो, ये सारे जो है ना, आयुर्वेद, गांधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद, ऑल दीज आर उपवेद। दीज आर नॉट प्रॉपर वेद, दीज आर उपवेद, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 6 स्कूल देखो, बेसिकली इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी बहुत तगड़ा और डेवलप्ड है। इसमें 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं। आप कहोगे तो मैं 6 को बहुत डिटेल में आपको समझा भी दूंगा कि किस तरीके से स्कूल ऑफ फिलॉसफीज निकले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, सांख्य फिलॉसफी है। सांख्य फिलॉसफी, इसका जो फाउंडर था वो कपिला था, और बेसिक टेस्ट है सांख्य सूत्रा। इसमें बेसिकली क्या है सांख्य फिलॉसफी में ना, सांख्य दर्शन में, कि जो है प्रकृति का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से नेचर जो है, नेचर को फीमेल माना गया है, गॉड को मेल माना गया है, उनके बीच में किस तरीके से जो है प्रकृति और पुरुष, दो आप सुनोगे इंडियन फिलॉसफी के बारे में जब पढ़ोगे तो 2 चीज़ें, प्रकृति इज अ फीमेल, पुरुष इज अ मेल पार्ट, मेल टर्न। तो जब उनका जब मिलन हुआ तो किस तरीके से दुनिया की उत्पत्ति हुई, इस तरीके की बातें हैं। योग दर्शन, योग दर्शन तो बाबा रामदेव वाला आपने सुना होगा। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था पतंजलि। पतंजलि जो प्रोडक्ट आप लोग देखते हो, बेसिकली पतंजलि किसी इंसान का नाम था जिसने योगा की शुरुआत की थी, ठीक है। इससे रिलेटेड जो सूत्र है वो है योगा सूत्र। बेसिकली पतंजलि ने क्या बोला था, इनके योगा में क्या था कि आपके जो शरीर है उसमें अलग अलग कुंडलियां हैं। कुंडलियां यानी प्लेस ऑफ एनर्जी। तो योग जब आप करते हो तो वो सारी प्लेस ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो उससे बहुत एनर्जी रिलीज होती है आपके शरीर में, और आप कुछ भी करने को काबिल हो जाते हो, लायक हो जाते हो। न्याय दर्शन, न्याय इज अ लॉजिक। अक्षपेड़ा गौतमा इसके फाउंडर थे। न्याय सूत्र इसका बुक है। वैशेषिका और मीमांसा, ये दोनों जुड़ा हुआ, वैशेषिका और मीमांसा जुड़ा हुआ है। वैशेषिका का है जो अलूग खंड है, ठीक है, और मीमांसा का जामिनी है। मीमांसा ही बाद में वेदांता बना। मीमांसा जो है पहले था, जो उसके बाद का इवोल्यूशन हुआ वो हुआ वेदांता। वेदांता का भद्रयान, ठीक है, ब्रह्मसूत्र इसका मेन वो है, ठीक है। वेदांता ही बाद, मीमांसा ही सबसे पहले मीमांसा था, वेदांता बाद में आया। जैसे कि स्वामी विवेकानंद वगैरह क्या फिलॉसफी पढ़ोगे ना तो ही विल टॉक अबाउट वेदांता, ठीक है। अब ऋग्वेदिक टाइम का, ऋग्वेदिक या अर्ली वैदिक पीरियड का हम लोग ज्योग्राफिकल एक्सपेंस देख लेते हैं कि ऋग्वेदिक टाइम का फैलाव क्या था, कहाँ से कहाँ तक ये पूरी सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है। तो ऋग्वेदा इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ दिस पीरियड। सिर्फ आप इस पीरियड के बारे में जानकारी कहाँ से पा सकते हैं? ऋग्वेद से ही पा सकते हैं। फ्रॉम द नेम रिवर्स माउंटेन हिमवंत, हिमवंत से हिमालय आया, और मुजवंत से हिंदू कुश आया। ऐसे आया बना है ना, हिमालय, हिमालय यूं करके निकल गया, हिंदू कुश यूं निकल आया है, ठीक है। ये पामिर प्लेटू है, तो हिंदू कुश जो है मुजवंत कहते हैं वेद में, ठीक है। वो ओशियन इन द ऋग्वेद वी हैव ए क्लियर आइडिया ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया इन विच ऋग्वेदिक पीरियड पीपल लिव। यानी कि क्या कह रहा है कि ऋग्वेद आप पढ़ोगे तो ऋग्वेद जिसने लिखा था उस टाइम के जो लोग थे उनको ज्योग्राफी का पूरा आइडिया था। हम कहाँ रह रहे हैं, कौन सा पहाड़ है, कौन सी नदी है, कौन से नाले हैं, कहाँ पे नदी बह रही है, ठीक है, उनको पता था। हिमवंत और मुजवंत उस टाइम का है। ऋग्वेद में 40 नदियों का वर्णन है, ठीक है। नदी सूक्ता,
नदी सूखता कोई हाइम है, ठीक है, हाइम यानी छंद होगा उसमें, ठीक है। दैट मेंशन 21 रिवर्स विच इंक्लूड गंगा इन द ईस्ट और कुबहा, कुबहा यानी काबुल, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट यानी कि गंगा अगर ईस्ट में रखो तो कौन सी लोकेशन की बात हो रही है, वही पंजाब प्रांत की बात हो रही है, सिंध प्रांत की बात हो रही है। सिंध प्रांत के ईस्ट में पड़ेगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लोकेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी। ऋग्वेद वाले भी ज्यादातर उसी एरिया में रह जी खा रहे थे, जो प्रेजेंट का आप समझ लो पाकिस्तान और सिंध, पंजाब और सिंध का जो एरिया है, ऋग्वेद के लोग उस टाइम पे आर्यंस आए थे तो वहीं पे इनका रहना गुजरना बसना हुआ था, ठीक है। तो लोकेशन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लोकेशन है वही वैदिक पीरियड की भी लोकेशन रही है। लेटर वैदिक पीरियड वाले नीचे खिसकते आ गए थे गंगा की तरफ में, गंगा बेसिन में और नीचे उतर आए थे, ठीक है। तो गंगा यमुना बेसिन का डेवलपमेंट उस टाइम से हुआ था, लेकिन उस टाइम तक ये और पहले में थे, जिसमें गंगा जो है ईस्ट में थी और गंगा की तरफ में सारा जंगल था, जो अभी प्रेजेंट हरियाणा पंजाब है ना, इधर ये सब जंगल हुआ करते थे उस टाइम पे। ऋग्वैदिक पीरियड के लोग और ऊपर ही रहते थे। आप हमेशा मैप एक कमरे में ज़रूर लगा के रखो अपने मैप दीवार पे, ताकि आपको आइडिया का लोकेशन का आइडिया होता रहे, आइडिया का लोकेशन कैसे होगा। ऋग्वैदिक पीपल हु कॉल्ड देमसेल्फ आर्यंस वे कन्फाइंड इन द एरिया विच कम टू बी नोन एज सप्त सिंधु। 7 नदियों का जो एरिया है वहां पे ही लोग ये ऋग्वेद वाले रहते थे, ठीक है। उन जिसको एरिया को क्या कहते थे, सप्त सिंधु। पंजाब का मतलब हो गया 5 रिवर, सप्त सिंधु का मतलब हो गया 7 रिवर। वो 5 रिवर प्लस 2 रिवर और जो अफगानिस्तान वगैरह के एरिया में जैसे कुबहा वगैरह रिवर हो गई, वो भी जोड़ लिया गया। एंड 5 ट्रिब्यूटरीज वित्सा, आसिकनी, विपस, पौरोशनी और सरस्वती। इस तरीके से, अच्छा क्वेश्चन क्या इस तरीके से भी आता है कि जो पुराने नाम हो गए, ठीक है, अब इन नदियों के नए नाम क्या हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो ये देखो, जैसे पूछ लेगा कि वित्सा जो नदी है वो प्रेजेंट में क्या कौन सी नदी हुई, जो प्रेजेंट ऋग्वैदिक नाम है वित्सा का, तो आज के टाइम पे वो नदी है झेलम। सिंधु जो है वो है इंदु, आसिकनी जो है वो है चेनाब, विपस जो है 20 है, पुरुषनी जो है रावी है, सातुद्री जो है सतलज है, सरस्वती सरस्वती है, सरस्वती, ठीक है। इसी तरीके से कुबहा जो है काबुल कहलाती है, ठीक है। गोमती जो है गोमल बन गई। इस तरीके से उस टाइम पे नदियों के नाम अलग थे। बाद में ऋग्वैदिक पीरियड के बाद से आज के टाइम पे नदियों के नाम अलग हैं। आप डिफरेंस देख सकते हो। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं और आते हैं क्वेश्चन। ये चार्ट आपको याद करना है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। एक ये चार्ट की मैंने दिखाया था, ये भी याद करना बहुत आवश्यक है, और ये वाला जो चार्ट है ये भी याद करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अक्सर आपने हिस्ट्री में सुना होगा बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, वो क्या मामला था और किस तरीके से हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उसका है, ठीक है। तो समझते हैं 10 राजाओं का युद्ध जो है ऋग्वेद में किस विषय में आया है और इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो द फेमस 10 राजन युद्ध वॉज इंटरसाइन वॉर ऑफ आर्यंस के बीच की लड़ाई थी। 10 राजन वॉज गिव द नेम ऑफ 10 अलग अलग राजा जो इकट्ठा हुए थे और उन्होंने जो लड़ाई की थी उनको ये कहा गया, उनका जो नाम पड़ा 10 राजन पड़ा। हु पार्टिसिपेटेड इन ए वॉर अगेंस्ट सुधास हु वॉज भरातास किंग ऑफ तित्सु फैमिली, ठीक है। 10 किंग्स, और जो 10 किंग्स अलग अलग थे वो ये थे पौरुष, यादुस, तरवसास, अनुस, ड्रायसुस अलॉन्ग विद 5 अदर, जैसे कि ये मतलब ये समझ लो ये सब लोकल एरिया के नाम है, ठीक है। द बैटल वॉज फॉट ऑन द, अब ये क्वेश्चन देखो क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 10 राजन जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पे हुआ था, ठीक है। आपको नाम दे देगा, तो ये देखो वो हुआ था रावी नदी के तट पे हुआ था। इन विच सुदास इमर्ज्ड विक्टोरियस। और ये जो 10 राजा जो थे, ये जो 10 नाम आपने देखा, ये हार गए थे, ये लोकल के राजा थे, ये हार गए थे। और जो आर्यंस जिनको कहते हैं, जिनको एक थ्योरी ये कहती है कि बाहर से आए थे, जिनका नाम था सुदास और भारतास, ठीक है, ये लोग जीत गए थे। तित्सु
तिरसु के जो लोग थे जिनका नाम भरतास था, ये 10 राजन वॉर में द बैटल ऑफ 10 किंग्स में जीत गए थे। और क्या हुआ था कि जो नीचे के जो लोग थे ना, इनको फिर इन्हीं लोग ने आके वर्ण व्यवस्था का इस्टेब्लिशमेंट किया। अच्छा, उस टाइम की राजनीति किस तरीके से होती थी? जैसे इस टाइम पे तो देखो पार्लियामेंट है, ठीक है, गवर्नेंस है हर तरीके का। तो उस टाइम पे क्या था, पंचायत क्या थी उस टाइम पे, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो वैदिक पीरियड की राजनीति के बारे में, वैदिक पीरियड की राजनीति के बारे में हम लोग थोड़ा इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहले ये सारे टर्म्स हम लोग समझ लेते हैं। जो कुल, जो परिवार है उसको क्या कहते थे? कुल। और उसके हेड को कहते थे क्या? कुलापा, ठीक है। गांव को कहते थे ग्रामा, और उसके गांव के हेड को क्या कहते थे? ग्रामानी। और एक जो क्लैन है, क्लैन यानी कि संप्रदाय कह लो, ठीक है। क्लैन यानी कि क्या कहते हैं हम, कुनबा कह लो, हिंदी में कुनबा कह लो, ठीक है। तो इसको कहते थे विस, और विस के हेड को क्या कहते थे? विसपति कहते थे। लोग इन जनरल को क्या कहते थे? जना, और जना के हेड को कहते थे गोपा और गोपति, ठीक है। राष्ट्र को क्या कहते थे? देश को क्या कहते थे? राष्ट्र, और उसका जो हेड होता था उसको कहते थे राजन, ठीक है। तो कुल वाज द बेसिक फ्रॉम बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो बेसिक यूनिट थी समाज को समझने की, वो थी कुल। लोग जो है छोटे छोटे घरों में अपने परिवार में रहते थे। परिवार का नाम क्या होता था? कुल। अबव द कुल वाज द ग्राम, कुल के ऊपर ग्राम था, उसके ऊपर विस था, उसके ऊपर जना था, उसके ऊपर राष्ट्र था। द ग्रुप ऑफ द कुल फॉर्म्ड ग्रामा एंड सो ऑन, ठीक है। कुछ कुल इकट्ठा हुए तो ग्राम बना, ग्राम इकट्ठा हुए तो विस बना, विस इकट्ठा हुए तो जन बना, और जन इकट्ठा हुए तो राष्ट्र बना। रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इट वाज पेट्रियार्कल इन नेचर। दो तरीके की परिवार होता है, मेट्रियार्कल और पेट्रियार्कल। मेट्रियार्कल यानी जो मदर साइड का परिवार है वो डोमिनेट करे, वो रूल करे, ठीक है। उस तरीके के परिवार को क्या कहते हैं? मेट्रियार्कल फैमिली। और जो अगर पिता के साइड के लोग होते हैं, चाचा मामा ताऊ लोग अगर रूल करते हैं समाज को, तो उनको कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी इज ऑल्सो कॉल्ड पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो जो समाज था ऋग्वेद का वो पेट्रियार्कल था, मेल डोमिनेटिंग था। द मोनार्क वॉज नॉर्मल बट नॉन मोनार्कियल पॉलिटी वॉज ऑल्सो देयर, ठीक है। यानी कि जनरली तो ये है कि वैदिक पीरियड में राजशाही थी, लेकिन राजशाही बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थी। जैसे कि गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड में बिल्कुल राजशाही स्ट्रिक्ट हो गई, राजा को बड़े बड़े महलों में रखा जाने लगा, ठीक है। ऐसा हिसाब किताब नहीं था, लेकिन राजशाही का आ गई थी उस टाइम पे। राष्ट्र वाज रूल्ड बाय द किंग, और राजन, बड़े बड़े जो राज थे वो राजाओं के द्वारा, राष्ट्र जो थे वो राजाओं के द्वारा रूल किए जाते थे। एंड रॉयल डिसेंडेंट वॉज हेरिडिटरी, जो यानी कि राजा का बच्चा जो होता था वो भी राजा ही बनता था, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर। प्रोबेबली इलेक्टेड मोनार्की वॉज ऑल्सो देयर। कुछ कुछ जगह पे चुने हुए राजा भी बनाए जाते थे, ठीक है। बट इन जनरल राजा का बेटा ही राजा बनता था। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट मिनिस्टर्स ऑफ द किंग। उस टाइम पे राजा के मंत्रियों के बारे में बहुत सारा के हिसाब किताब नहीं पता है। पुरोहित का नाम आता है बार बार। पुरोहित मतलब, पुरोहित आपने आज भी सुना होगा नाम। पुरोहित यानी प्रीस्टली क्लास को, पंडितों के क्लास को पुरोहित कहते थे। वही लोग ज्यादातर मंत्री संतरी उस टाइम पे रहते थे। दे वेयर रैंकिंग ऑफिशियल्स। दे वेयर द किंग प्रिसेप्टर फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। राजा के फ्रेंड फिलोसफर और गाइड भी होते थे। आर्मी होती थी उस टाइम पे, आर्मी होती थी पैदल सैनिकों की, और रथ की वुड, स्टोन, बोन, मेटल, इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता था हथियार के तौर पे। वुड यानी लकड़ी, स्टोन यानी पत्थर, बोन यानी हड्डी, और मेटल यानी जो मेटल होता है आयरन वगैरह, उस तरीके के। एरो वेयर टिप्ड विद पॉइंट ऑफ द मेटल और द पॉइजन हॉर्न, ठीक है। जो तीर है उसके ऊपर जो है जहरीले पदार्थ लगा दिए जाते थे ताकि लड़ाई में जीत सके, ठीक है। किंग हैज रिलीजियस, राजा धार्मिक होता था। ही वॉज अ फोल्डर ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर एंड मोरल रूल्स। धर्म का प्रोटेक्शन करता था और ऑर्डर को बना के चलता था समाज में, ठीक है। जैसे एक आइडियल मोनार्की होती है उस तरीके का, ठीक है। ऋग्वेद स्पीक ऑफ द असेंबली सच एज सभा, समिति, विधाता, गणा, ठीक है। अच्छा, ये भी देखो, राजा तो होता था लेकिन पार्लियामेंट भी थी। पार्लियामेंट का मतलब ये कचहरी समझ लो, इकट्ठा लोग होकर वाद विवाद संवाद जहाँ करते हो उनको हम लोग कहते हैं असेंबली। तो ऋग्वेद में कुछ कुछ असेंबलीज की बात हुई है, जैसे कि सभा, समिति, विधाता और गणा।
सभा का मतलब क्या है? द कमिटी ऑफ द फ्यू प्रिविलेज्ड एंड इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल। सभा में कुछ इंपॉर्टेंट और जिसके पास विशेषाधिकार लोग थे उनकी जो मीटिंग होती थी उनको सभा कहते थे। और टू पॉपुलर असेंबली, सभा और समिति, एक्टेड एज ए चेक ऑन द आर्बिट्रेरी रूल ऑफ द किंग। तो वो जो सभा समिति होती थी उसमें जब जनता जो है सवाल उठाती थी तो इस डर से राजा गलत काम नहीं करता था, क्योंकि सभा में उसके ऊपर सवाल उठाया जाएगा। ठीक है। थेफ्ट, बर्गलरी, स्टीलिंग ऑफ द कैटल एंड चीटिंग वाज सम ऑफ द प्रिवेंटिव क्राइम। मतलब चोरी और बदमाशी और ठगी जो है ये रोकथाम था इसके ऊपर। इस तरीके के क्राइम को समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि जो हमारा जो समाज है बेसिकली पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से चालू हुआ, उसके बाद ऋग्वेद वाला आया। तो ऋग्वेद के टाइम पे ना हम लोग थोड़ा थोड़ा सभ्य होने लगे थे। यानी कि ऑर्डर था, रूल था, राजा था और मंत्री भी थे और धर्म था। धर्म के अनुसार समाज का निर्वहन होता था। ठीक है। समाज कैसा था? समाज में क्या था? ऋग्वेदिक सोसाइटी कंप्राइज ऑफ द 4 वर्ण। अब देखो वर्ण सिस्टम आ गया था ऋग्वेदिक समाज से ही। वर्ण सिस्टम जिसकी हम लोग बात करते हैं, ऋग्वेदिक समाज से ही वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम आ गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप वर्ण व्यवस्था की बात नहीं सुनोगे। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में देयर वाज नो नेम ऑफ वर्ण सिस्टम। ठीक है। लेकिन ऋग्वेदिक पीरियड से यानी कि वैदिक पीरियड से जैसे अगर आप आओगे हिस्ट्री में आगे बढ़ोगे तो ये वर्ण सिस्टम आप सुनोगे और उस टाइम से आज तक आप वर्ण व्यवस्था की बात आप सुनते रहोगे ही रहोगे। ठीक है। लाजिम है, होता ही होता है। नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन अभी देखो, लेकिन फर्क है। अभी ऋग्वेद और वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में एक बहुत बड़ा फर्क है वर्ण सिस्टम को लेके। मैं समझा रहा हूँ, बहुत बारीक चीज़ है, आप समझ जाइए। आपको भविष्य में हिस्ट्री में इंटरेस्ट इससे और बेटर रहेगा। जितना ज़्यादा आप समझोगे उसी तरीके से आपको समझ में भी आएगा ना। तो जो वैदिक पीरियड था उसमें वर्ण व्यवस्था प्रोफेशन के बेस पे थी। यानी कि अगर कोई आदमी व्यापार कर रहा है तो ठीक है, अगर कोई आदमी व्यापारी वर्ग का है तो वो क्या हुआ? वैश्य हुआ। कोई आदमी अगर सोल्जर का काम करना चाहता है, ठीक है, सोल्जर का काम करना चाहता है तो वो बन जाएगा क्षत्रिय। कोई पढ़ने पढ़ाने का काम करना चाहता है, पंडित बनना चाहता है तो पंडित बन सकता है। यानी वैश्य का बेटा भी ब्राह्मण बन सकता है, वैश्य का बेटा भी ब्राह्मण बन सकता है। इसमें कोई रोकथाम नहीं है। व्यवस्था जो उस टाइम की वर्ण व्यवस्था थी वो आपके प्रोफेशन के बेस के हिसाब से थी, वो आपके समुदाय के हिसाब से थी, वो आपकी जो है आप किस परिवार में पैदा हुए हो इस बेस पे वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। किस टाइम की बात हम लोग कर रहे हैं? ऋग्वेदिक समाज की बात कर रहे हैं, वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है। टीचर और प्रीस्ट जो पढ़ने पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाएं थी और जो प्रीस्ट वगैरह थे, पुजारी थे, उनको ब्राह्मण कहते थे। रूलर्स जो है वो जो है क्षत्रिय थे। फार्मर यानी किसान और मर्चेंट वगैरह व्यापारी और बैंकर जो है वो वैश्य थे। और आर्टिशन जो मजदूर का जो तबका था, लेबर का जो तबका था, उसको कहते थे शूद्र कहते थे। ठीक है। अच्छा अब देखिए एक चीज़ और भी है इसमें एक और। अब आप देखिएगा वो जो 10 बैटल ऑफ 10 किंग हुआ था ना, तो देखिए जो उसमें जो लोग हार गए थे, ठीक है, उनको अपरिहार्य कर दिया गया था। यानी कि जंगल में पुश अवे कर दिया गया था। वो चारों लोग इस वर्ण व्यवस्था का वो लोग जो हैं इन वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे। अभी तक शूद्र का जो अछूत अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक समाज में नहीं आया था। वैदिक पीरियड में अछूत वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया था। लेकिन क्यों नहीं आया था? क्योंकि वो लोग जो हारे थे ना उनको जंगल में पुश कर दिया गया था। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या है, जब उनको वो वापस से आएंगे ना, समाज में आएंगे, तभी उन्हीं लोग को अछूत मान लिया गया। अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेटर वैदिक, सारी समाज की कुरीतियां जो है ना, सारी समाज की कुरीतियां वो लेटर वैदिक पीरियड की देन है हमारी। जो इसके बाद का जो हम लोग पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड को, उसके बाद जिस तरीके से मौर्य गुप्ता वगैरह इंपायर निकले हैं, तो लेटर वैदिक पीरियड में सारी कुरीतियां निकल के समाज में व्याप्त हो गई और आज भी वो जड़ करके बैठी हुई है समाज में। These vocationals were followed by the person according to their ability। जिस तरीके की एबिलिटी और जिस तरीके की चाहत है उस तरीके से आप अपनी वर्ण व्यवस्था को मैटर को चेंज कर सकते हो। यानी कि एक ही परिवार में हो सकता है पिता ब्राह्मण हो और बेटा वैश्य हो। ठीक है। पिता ब्राह्मण हो और एक भाई वैश्य है और एक भाई क्षत्रिय है। आप आज के टाइम पे तो सोच भी नहीं सकते हो ऐसी चीज़ों को।
ठीक है। द मेंबर ऑफ सेम फैमिली टुक डिफरेंट प्रोफेशन, एक ही परिवार के लोग अलग अलग प्रोफेशन को लेते थे और उसको हिसाब से उनका जगह वर्ण व्यवस्था में फिक्स हो जाती थी। बिलोंग टू डिफरेंट वर्णा इलस्ट्रेटेड बाय द हाइम ऑफ ऋग्वेद। देखो अब आप ये कह सकते हो कि हो सकता है सर फेंक रहे हो, ऐसा समाज कहाँ होता है, ठीक है, तो इसका एक प्रूफ भी है। प्रूफ क्या है? ऋग्वेद का एक प्रूफ है जिसमें ये लिखा गया है, ऋग्वेद सबसे पुराना पहला वेद है, उसमें ये लिखा गया है इन दिस हाइम ए पर्सन से, एक आदमी कहता है ऋग्वेद में, एक उसमें हाइम है कि आई एम सिंगर, मैं गायक हूँ, मेरे पिता क्या है फिजिशियन है, मेरी माता क्या है मकई पीसती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों लोग अलग अलग वर्ण व्यवस्था से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक ही समाज के। द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली प्राइमरीली मोनोगामस एंड पेट्रियार्कल। जो आपका परिवार था ऋग्वेद का वो उसमें मोनोगैमी थी, पॉलीगैमी नहीं थी, एक ही महिला से शादी होती थी, कई महिलाओं से शादी पुरुष नहीं करते थे और पुरुषों की चलती थी। परिवार में समाज का था पेट्रियार्कल था, ठीक है। चाइल्ड मैरिज नहीं थी। अब देख लो ये सारी चीजें जो नहीं थी ना, ये सारी चीजें आने वाली है, ये सारी चीजें आप जो चीजें नो थी वैदिक पीरियड में, ये सारी यस हो जाएगी वैदिक पीरियड में। जो विधवाएं थी वो फिर से शादी कर सकती थी अपने जो है जिसका मृत्यु हुई यानी कि अपने देवर वगैरह से शादी कर सकती थी, जिसको क्या कहते थे नियोग, ठीक है। फादर प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाई सन, पिता की प्रॉपर्टी बेटे को ही जाती थी तब भी और आज भी वही होता है। राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मूवेबल थिंग लाइक कैटल, हॉर्स, गोल्ड, ऑर्नामेंट एंड अदर रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड हाउस। यानी प्रॉपर्टीज जो है, इससे पहले देखो बहुत पहले समाज में क्या था, जमीन अमीन तो बहुत आयत थी, ठीक है, क्योंकि लोग ही बहुत कम थे तो जमीन अमीन का इशू नहीं था। लेकिन वैदिक पीरियड से लोग अपनी संपत्ति को जोड़ने, यानी कि पशु हो गया, घोड़े हो गए, सोना चांदी हो गए, इसका जो है पैतृक इनहेरिटेंस अब पॉसिबल था। होम ऑफ टीचर, जो टीचर का जो घर था उसको जहाँ पे पठन पाठन का काम होता था और जो पवित्र जो टेक्स्ट थे यानी कि वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ठीक है, इनको पढ़ाया जाता था। ये घर पे ही काम होता था, प्रॉपर स्कूल वगैरह उस टाइम पे नहीं होते थे, जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल नहीं होता था ये सब। मिल्क एंड इट प्रोडक्ट्स, कर्ड, बटर, घी फॉर्म्ड ऑन ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट। दूध, दही, घी वगैरह खाया जाता था उस टाइम पे, ठीक है। मीट भी खाया जाता था, ऐसा नहीं कि मीट नहीं खाया जाता था, मीट भी खाया जाता था ऋग्वेद में, ठीक है, खूब खाया जाता था। काउ वाज डीम्ड होली, गाय को लेकिन पवित्र मानते थे, ठीक है, और नहीं माना जाता था कि उसको मारना नहीं है, और जघन्य अपराध माना जाता था। गाय को मारना जघन्य अपराध ऋग्वेद में भी माना जाता था, ठीक है। ऋग्वेद प्रिस्क्राइब पेनल्टी ऑफ डेथ और एक्सपेल्शन फ्रॉम द किंगडम और टू दोज हु किल और इंजर काउ। ऋग्वेद में ऐसे लोगों के ऊपर पनिशमेंट है और समाज से बहिष्कार का प्रावधान है अगर गाय को मारते हैं या इंजरी पहुंचाते हैं। दारू वारू भी खूब पीते थे। सुरा और सोम जो है कंज्यूम किया जाता था। दारू का मतलब सुरा और सोम। आर्यन वेयर प्राइमरीली एग्रीकल्चर, बहुतायत तौर पे जो समाज था वो खेती करता था, कृषि प्रधान समाज था। एग्रीकल्चर पे ही ये लोग काम करते थे। पेस्टोरल थे, पेस्टोरल यानी कि चराना, बकरी चराना, गाय चराना। रिकॉर्ड देयर वेल्थ इन अ टर्म ऑफ काउ, कौन कितना अमीर है ये इस बात पर डिपेंड करता था किसके पास कितनी गायें हैं, किसके पास कितनी गायें, काउ है। अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए लोग म्यूजिक, डांस और जो है रथ की रेस वगैरह इन लोग कराते थे। रिलीजन के ऊपर आप देख लेते हैं, रिलीजन जो है मुख्य पार्ट है इनका, ठीक है। रिलीजन और इकोनॉमी, ये दो पोर्शन बच रहा है, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। 3 वीडियो हो जाएंगे टोटल ऋग्वेदिक पीरियड के, ठीक है। ऋग्वेदिक पीरियड के 3 वीडियो हो जाएंगे। पहले में मैंने लिटरेचर और किस तरीके से आर्यन आए इनको डिस्कस किया। दूसरे में मैंने लिटरेचर, पॉलिटी और सोसाइटी को डिस्कस किया। तीसरे में रिलीजन और इकोनॉमी को डिस्कस करके ऋग्वेदिक को खत्म करके लेटर वैदिक पीरियड को हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।